हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो हम इतिहास की सीरीज शुरू करने वाले हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास के पहले पार्ट से, जिसका नाम है ईंटें, मन के, अस्थियां। हम इन्हीं कुछ तत्वों से, इन्हीं कुछ वस्तुओं से हम पता लगाते हैं कि हमारा इतिहास क्या था, पुरानी चीजें क्या थी, उनसे ताल्लुक क्या क्या चीजों से था, मतलब उनसे एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, जो कि बहुत पुरानी सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, तो ये सभ्यताएं मुख्य रूप से बहुत प्राचीन सभ्यताओं में गिनी जाती हैं। इनका जो काल बताया जाता है 4,500 से 5,000 ईसा पूर्व का बताया जाता है लगभग। 4,500 से 5,000 ईसा पूर्व का बताया जाता है लगभग। एग्जैक्टली डेट कभी नहीं होती इतिहास की। इतिहास हमारा कभी भी परफेक्ट डेट में नहीं आता, ये लगभग में ही बताया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो मैं बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, या इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज देखेंगे कि जो पुरातत्वविद थे उनकी संस्कृति शब्द का प्रयोग करेंगे, और उसके एक समूह के लिए कालखंड के बारे में वर्णन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में, कब, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, अब इसमें हड़प्पा के कुछ स्थानों के बारे में बात करें तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के कई महत्वपूर्ण स्थल थे जो सिंधु घाटी सभ्यताओं में फले फूले। कुछ तो भारत में आते हैं और कुछ भारत के बाहर यानी कि पाकिस्तान में आते हैं। ठीक है, तो कौन से भारत में आते हैं और कौन से पाकिस्तान में आते हैं उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो प्रमुख भाग इसमें से कौन कौन से हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा हड़प्पा। हड़प्पा आता है हमारा पाकिस्तान के अंदर। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी किसमें आता है, पाकिस्तान में। धौलावीरा भारत में, लोथल भारत में, कालीबंगन भारत में। तो ये तीन जो स्थान मैंने बताए वो भारत में आते हैं, और जिसमें दो स्थान जो मैंने बताया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये आते हैं पाकिस्तान में। और यहाँ तक कि राखी गढ़ी भी कहाँ पे आता है, भारत के अंदर आता है। कुछ राजस्थान के क्षेत्र में आते हैं, कुछ गुजरात के क्षेत्र में आते हैं। ऐसे ही हड़प्पा से जुड़े हुए कुछ स्थल हमारे भारत के अन्य स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब वस्तुओं की बात करें तो वस्तुएं जो थी अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं। अगर हम इनकी प्राचीन वस्तुओं की बात करें तो जम्मू हो गया हमारा, अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, गुजरात हो गया, इन जैसे क्षेत्रों में मिली है, जो कि एक दूसरे से नजदीक नहीं है, एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित हैं। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की, अगर हम पुरावस्तुओं की बात करेंगे तो जो चीजें हमने खोजी हैं वो एक दूसरे के आसपास नहीं पाई गई हैं, वो एक दूसरे से कुछ दूरी पे पाई गई हैं। आप जैसे कि यहाँ पे मैंने बात करी अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर, ये दोनों एक दूसरे के पास तो है नहीं, काफी किलोमीटर का फासला है। ठीक है, बात करें हम बलूचिस्तान और पाकिस्तान की, इनमें थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कहेंगे डिस्टेंस उतना नहीं है पर डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मैप भी दर्शाया हुआ है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल दिखाए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल दिखाए हैं, जैसे कि ये हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, और अगली मैं बात करूं सिंध, सिंध जो आता है पाकिस्तान में आता है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, धौलावीरा, ठीक है, लोथल, ठीक है, और राखीगढ़ी, ठीक है, और हड़प्पा ये रहा हमारा, बनावली, कालीबंगन, ये सारे जो स्थान है ये हड़प्पा सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता अभी का नहीं, बहुत प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण करें तो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कैसा है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता के स्थान जहां ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। ठीक है, जैसे प्रश्न 6 में हमने देखा होगा एनसीईआरटी के में। ठीक है, ये पूरा का जितनी पूरी पीपीटी जो है, ये पूरे जो नोट्स है ये एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें आपको कोई बाहर से चीज हमने नहीं डाली है, जो एनसीईआरटी के अंदर आती है वही चीज हमने डाली है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके नाम से किया गया है कि पहली बार जो चीजें हड़प्पा स्थान पे खोजी गई थी तो उनका काल निर्धारण जो बताया है लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का बताया गया है। यानी अगर हम हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की बात करेंगे तो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में, इस सभ्यता में पहले और बाद में संस्कृतियां आई। देखो ऐसी बात तो नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले संस्कृतियां नहीं रही होंगी, और ये भी नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद संस्कृतियां नहीं आई होंगी। हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कुछ संस्कृतियां फली फूली होंगी और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कुछ संस्कृतियां फली फूली होंगी। ठीक है, जिन्हें क्रमबद्ध आरंभिक तथा प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। आरंभिक मतलब पहले और प्रवर्ती मतलब बाद में। हड़प्पा सभ्यता के अगर कालखंड की बात करें तो पूर्व और आरंभ इन दो चीजों में बांटा गया है। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता जो कि मैंने बताई थी आपको, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फली फूली थी। किस नदी के आसपास फली फूली थी? सिंधु नदी के आसपास। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ नदियों के नाम है, सिंधु नदी है, झेलम है, चिनाब, रावी, सतलज और मिडनकोट, हरिके, राक्षस ताल, इसको राक्षस ताल भी बोलते हैं, राक्षस ताल लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ऐसी कुछ नदियां हैं तो जिनके आसपास बहुत सारी सभ्यताएं फैली हुई। हम सभी जानते हैं लोग कहाँ बसना पसंद करते हैं, जहाँ के उनके जीवन यापन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपस्थित हों। तो ज्यादातर लोग उस समय कहाँ बसते थे? ज्यादातर लोग बसते थे नदियों के किनारे। नदियों के किनारे उन्हें अच्छी उपजाऊ भूमि मिल जाती थी, उनके पीने के लिए, खाने के लिए, भोजन की व्यवस्था, यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था अच्छी खासी होती थी, और उन्हीं के किनारे वो अपने घर बसाया करते थे। इसलिए प्राचीन सभ्यताएं ज्यादातर मुख्य रूप से नदियों के आसपास फली फूली थी, और जो मेनली फली फूली थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास फली फूली थी, ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की अगर बात करें तो कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं कहते थे इसको, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते थे। सभ्यता क्योंकि सरस्वती नदी भी इस सभ्यता के क्षेत्र में बहती थी। सरस्वती नदी जैसे कि आज के टाइम पे हमें नहीं दिखाई देती है, ना हमें पता है उसके बारे में इतना खास कुछ, लेकिन ऐसा कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास या सिंधु नदी के साथ में ही सरस्वती नदी भी बहती थी, जिसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अब मैं बात करूंगा हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोतों के बारे में। जैसे कि मैं आपकी बात करूं कि आप लोगों की मुझे जानकारी लेनी है तो आप लोगों के आईडी कार्ड्स, आप लोग की पुरानी चीजों से मैं आप लोगों की जानकारी ले सकता हूँ। ऐसे अगर मुझे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी निकालनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे ले सकता हूँ मैं? जैसे कि ईंटें, मनके, अस्थियां। आप सीधी सी बात समझ सकते हैं कि ईंटें क्या होती है, जो हम लोग जिनसे घर बनाते हैं। मनके क्या होते हैं? मोती टाइप की कुछ वस्तुएं होती थी, मनके उन्हें कहते थे, जो हम कई बार अंगूठियों में भी देखते हैं, जिन्हें माणिक भी कहते हैं, ठीक है। तो मनके। और अस्थियां, अस्थियां मतलब हड्डियां, कुछ लोगों के अवशेष, कुछ जानवरों के अवशेष, जिनसे हम अस्थियों से भी हम पता लगा सकते हैं उस टाइम के लोग कैसे होते थे। लेकिन ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कुछ और स्रोत भी जानेंगे जो क्या थे। इन्हीं में से देखो, पहली चीज थी मनके, ईंटे, जो कि मैंने बताया आपको पहले ही बता दिया। ईंटे, मनके, अस्थियां, आभूषण, औजार, मृदभांड, मोहरें और मूर्तियां। हमें वहां पे औजार भी पाए गए, मूर्तियां भी पाई गई, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन भी पाए गए, मनके भी पाए गए हैं और ईंटें भी पाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है उस समय के लोग कच्चे घरों में कम और ईंटों के घरों में ज्यादा रहा करते थे। उस समय ही पक्की ईंटों के घर बने होते थे, ये हमें इन स्रोतों से पता लगता है। आभूषण, आभूषण भी लोग पहनते थे उस समय, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का विभाजन, हर एक पार्ट में एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आसान तरीके से समझाया जा रहा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। हम उतना बता रहे हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इस चीज को अच्छे से कर पाओ, ठीक है। हाँ, मानते हैं आप लोगों में थोड़ी सी बुद्धि कम है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विभाजन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के पूर्ववर्ती और आरंभिक काल की बात की जाती है इसमें, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्ववर्ती यानी बस्तियां काफी छोटी थी और बड़े आकार की जो बस्तियां थी बहुत ना के बराबर पाई गई, ठीक है। बस्तियां काफी छोटी थी, बड़े आकार की बस्तियां साधनों में ना के बराबर पाई गई हैं। बड़ी बस्तियां उस समय इतनी नहीं होती थी, ठीक है। लोग यहाँ पे अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या करते थे, रोजगार कैसा था उनके पास, जिसमें कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और शिल्पकारी। शिल्पकारी आप लोग उम्मीद है जानते होंगे। शिल्पकारी किसे कहते हैं बेटा? जो लोग मूर्तियां बनाते हैं या पत्थरों में कुछ आकृतियां उकेरते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम शिल्पकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिल्पकारी। अब अगला जो हमारा 8वां पॉइंट है, ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ है, विकसित लोग कैसे थे हड़प्पा सभ्यता के। देखो, यहाँ के लोग बड़े आकार में भी रहते थे, ऐसा नहीं कि छोटे आकार की बस्तियां ही होती थी, बड़े आकार की बस्तियां हुआ करती थी उस समय पे, ठीक है। और यह लोग व्यापार भी करते थे। भाई, बड़ी बस्तियां हैं, छोटी बस्तियां भी हैं, लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, लोग जानवरों को भी पालते हैं, लोग शिल्पकारी भी करते हैं, तो लोग व्यापार भी करते होंगे ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ के लोग क्या करते थे? व्यापार भी करते थे। यहाँ पे एक मंजिला नहीं, 2 मंजिला घर भी पाए गए हैं। जैसे कि आज हम बात करें तो आज से कुछ साल पीछे ही आप लोग चले जाओ, ज्यादा नहीं 15-20 साल पीछे ही चले जाओ, आपने गांव क्षेत्र में झोपड़े देखे होंगे जो घास फूस के बनते थे। यानी हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी हम लोग खो चुके थे वो सारी, जो कि यहाँ पे इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी।
ये लोग 2 मंजिल के घर बनाना जानते थे। तो सोचो इन लोगों के पास सभ्यताएं कितनी विकसित हुई होंगी, इन लोगों के पास दिमाग कितना अच्छा होगा कि ये लोग अपने से बेहतर तरीके से चीजों को रख सकते थे। ठीक है, आज के समय में हम जो चीजें अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता में लोग उन चीजों को मेंटेन अच्छे से करते थे। ये लोग 2 मंजिला के घर में रहते थे। तो यहाँ पे और भी चीजें पाई गई हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति क्या है? हड़प्पा की विकसित संस्कृति से पूर्व भी कई संस्कृतियां विद्यमान थी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। हड़प्पा ही नहीं, हड़प्पा से पहले भी कुछ संस्कृतियां विद्यमान थी। अब भाई किसी का जन्म हुआ है तो उससे पहले भी किसी ना किसी का जन्म हुआ होगा ना, तो हड़प्पा का जन्म मानते तो हड़प्पा से पहले भी किसी का जन्म होगा। तो हड़प्पा की संस्कृति की बात करें तो हड़प्पा से पहले भी कोई संस्कृति रही होगी। अपने विशिष्ट प्रकार के मृद भांड के लिए संस्कृतियां प्रसिद्ध थी। विशिष्ट प्रकार के कुछ स्पेशल टाइप के जो उस टाइम पे मृद भांड बर्तन वगैरह पाए जाते थे, उनके लिए संस्कृति बहुत प्रसिद्ध थी। यहाँ इनके संबंध में हमने क्या क्या देखा? हमें खेती, पशुपालन, शिल्पकारी, जो कि पीछे बता चुका हूं, इनके साक्ष्य में मिले हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन यापन कैसे व्यतीत करते होंगे। ठीक है, बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। रिपीट हो रहा है ये कॉन्सेप्ट बेटा। ठीक है, बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। कुछ बस्तियां थोड़ी सी बड़ी भी हुआ करती थी, वहां के लोग व्यापार भी करते थे। ठीक है, कुछ स्थलों पर लोग बड़े पैमाने के इलाकों में जलाए जाने के संकेत भी मिलते हैं कि उस समय दाह संस्कार, दाह संस्कार मतलब ये होता है हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति का दाह संस्कार यानी उसके शरीर को, पार्थिव शरीर को अग्नि देकर उसकी अंतिम विदाई की जाती है। ठीक है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उस समय कुछ जलाए जाने के संकेत भी मिलते हैं तथा कुछ अन्य स्थलों से त्याग दिए जाने के प्रतीक भी होते हैं कि इन स्थानों को किसी ने त्याग दिया होगा। ये स्थान निर्जन, निर्जन का मतलब होता है कि इन स्थानों पर कोई नहीं रहता होगा। निर्जन, निर्जन का अर्थ क्या होता है बेटा? जहां पर कोई ना रहता हो। इसे निर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जन। निर्जन का अर्थ होता है कि ऐसी भूमि जिस भूमि में जिस भूमि पे जनों की संख्या खत्म हो गई हो या है ही नहीं, उसे निर्जन कहते हैं। ठीक है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग भी माना गया है। क्रमभंग यानी कि बीच में सभ्यता बनी, फिर खत्म हो गई, फिर बनी, फिर खत्म हो गई। तो ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिली है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह, निर्वाह का अर्थ होता है जीवन जीने के क्या तरीके थे, लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे। जो हम पीछे भी पढ़ते आए हैं उन्हीं चीजों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि लोग वहां पे रहते हैं तो उनको खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर और पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और भोजन में सब्जियों की, फल फूल, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में वो लोग अपना निर्वाह कैसे करते होंगे, ऐसे में वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे। हड़प्पा संस्कृति कुछ स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की संस्कृतियां अस्तित्व में थी, यानी हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति वहीं पनपी, ऐसा कहा जाता है जहां ऑलरेडी पहले से ही संस्कृतियां रही होंगी। ठीक है, कई तत्व इसमें पाए गए हैं, जैसे कि पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करना इनका पहला तरीका माना जाता है। उस समय लोग क्या करते थे? तो उससे पहले तो लोग शिकार करके मांस वगैरह खाकर अपना पेट भरते थे, लेकिन बाद में जब लोगों में समझ आने लगी तो पेड़ पौधे खाकर या पेड़ पौधे से जो उनके लिए भोजन प्राप्त होता था उसे खाकर, ठीक है, मछली मुख्य आहार माना गया है। इन लोगों में मत्स्य यानी मछली खाना बहुत मुख्य आहार माना गया है। ठीक है, दूसरी चीज, जानवरों का प्रयोग ये क्या करते थे? प्राणी विज्ञान के अनुसार, किसके? प्राणी विज्ञान के अनुसार पुरातात्विक या पुराने समय में जीव जंतुओं के बारे में बताते हैं। यानी इस समय लोग जानवरों को भी पालते थे, जैसे कि हम बात करें सुअर को भी पालते थे, गाय तो नहीं थी उस समय, गाय थी मतलब सुअरों को भी पालते थे, भेड़, बकरियां, सुअर, इन सब जानवरों को मुख्य रूप से पाला जाता था। ठीक है, अब अनाज की बात करें तो अनाज में कौन कौन सी चीजें प्राप्त की गई हैं? जैसे गेहूं प्राप्त हुए हैं, जौ भी प्राप्त हुआ है, बाजरा भी प्राप्त हुआ है, चावल के दाने, सफेद चना और बाजरा गुजरात के स्थान पर खुदाई के समय चावलों के साक्ष्य कम मिले हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, सफेद चना और बाजरा। ठीक है, ये सब चीज, बाजरा रिपीट हुआ है, बाजरा यानी गुजरात में जब इनकी खुदाई की गई है तो चावल के साक्ष्य बहुत कम मिले थे, बाकी चीजों के साक्ष्य भरपूर मिले थे। तो ऐसा तो नहीं चावल लोग खाते नहीं होंगे कि चावल के साक्ष्य कम मिले तो चावल नहीं खाते होंगे, चावल भी खाते होंगे उस समय के लोग। ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी, खेती बाड़ी,
कृषि की बात कर रहे हैं हम लोग। तो खेती बाड़ी की अगर बात की जाए तो खेती बाड़ी अभी से थोड़ी होगी, आज से हजारों साल पहले से होती आ रही है। ये कोई अभी की बात थोड़ी है कि 100-200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले खेती बाड़ी स्टार्ट हुई हो। खेती बाड़ी तो हड़प्पा काल से भी मानी जाती है कि हड़प्पा काल से पहले भी खेती बाड़ी होती थी। ठीक है, तो खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। अब पता कैसे चलता है, क्योंकि जब खुदाई हुई है तो उस सभ्यता से बैलों के तरह प्रतीत होने वाले खिलौने प्राप्त हुए। तो उन लोगों ने समझा कि उस समय खेती बाड़ी के लिए, खेत जोतने के लिए लोग बैलों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, साथ ही एक जगह है चोलिस्तान। कौन सी जगह? चोलिस्तान। चोलिस्तान के कई स्थलों पर बनावली, बनावली कहाँ पड़ता है वर्तमान में? हरियाणा में। बनावली जो स्थान है वर्तमान हरियाणा में पड़ता है। उससे मिट्टी में या मिट्टी में हल्के कुछ प्रतिरूप मिले हैं कि हरियाणा के अंदर बैलों से खेत की जुताई की जाती थी, तो हल का इस्तेमाल भी किया जाता था। ठीक है, कहाँ पे? बनावली में, जो कि हरियाणा में स्थित है। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन जो वर्तमान में है बेटा राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान नामक स्थल पर है। यहाँ पर भी खेत के जुते हुए साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पर बेटा? कालीबंगन में। ठीक है, औजारों, यहाँ पे गलत हो गया बेटा, ये गलत हो गया, औजारों लिखना है इसको। औजारों का प्रयोग किया जाता था। भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं तो औजार भी चाहिए होंगे, औजारों का भी प्रयोग किया जाता होगा। सिर्फ हल से ही काम थोड़ी चल जाएगा, हल के अलग भी कई सारे और भी औजार चाहिए होंगे। ठीक है, सिंचाई के साधन का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई कैसे की जाती थी? नदियों से, नहरों से पानी को लाया जाता था, जिससे कि वो अपने खेत की सिंचाई कर सके। अफगानिस्तान, इसमें एक जगह है जिसका नाम है सोर्तुगई। क्या नाम है? सोर्तुगई। ठीक है, उस जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर कुछ नहरों के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? नहरों के, कि वहां पे नहरें भी हुआ करती थी जिनसे लोग अपनी खेती को सींचा करते थे, जिनसे उनकी फसल बेहतर हो सके। ठीक है, पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी कि ये पुरानी है? बेटा चीजें देख के पता लग जाती है कि पुरानी है या नहीं है, पर उनके बारे में रिसर्च करना और जांच पड़ताल करना, इससे हमें ये फायदा हो जाता है कि ये पता लगा कितने साल पुरानी है। ठीक है, ये तो बता सकते कि नहीं है पुरानी है कोई चीज, पर ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि चीज कितनी पुरानी हो सकती है, कितने साल पुरानी हो सकती है। ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पूर्ण आपस में मिलाने, पीसने के यंत्र तथा उन्हें मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती थी। अब मैं आप सीधी सी बात जानते हो बेटा, आपको अनाज पीसना है, गेहूं पीसना है, आटा बनाना है उसके लिए। ठीक है, या उसको मिलाना है, मिक्स करना है, खाना पकाना है, तो उस तरह की कुछ चीजें भी प्राप्त हुई हैं कि आटा कैसे पीसा जाता था, खाना किसमें पकाया जाता था, उन सब चीजों के बारे में हम पता। जैसे कि हम जानते हैं सब्जी वगैरह उसमें भगवान के बर्तनों में उस समय पकाते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे उस समय। किसके बर्तन होते थे? मिट्टी के बर्तन। और उसमें भी उन मिट्टी के बर्तनों में एक खास चीज करते ये लोग कि मिट्टी का जो बर्तन होता है उसकी साइड होती थी या नीचे का हिस्सा जो होता था उसे काला करते थे, उसके ऊपर काला रंग, कुछ काले तरह का कोई पदार्थ लगाते थे। काले रंग का पदार्थ लगाना इसलिए महत्वपूर्ण होता था कि उष्मा अच्छे से जा सके और भोजन अच्छे से पक सके। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। यानी जो मिश्रण करने के लिए, खाना पकाने के लिए या अनाज को पीसने के लिए जो भी वस्तुएं बनती थी उनको किससे बनाया जाता था? या तो पत्थरों से बनाया जाता था, या तो धातु से बनाया जाता था, या तो मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक हड़प्पा स्थल की बात की जाती है तो मोहनजोदड़ो का नाम भी आता है। किसका नाम आता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का भी उत्खनन किया गया था। सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अबतल चक्कियां। अबतल चक्कियां क्या होती हैं? चक्कियां होती थी पहले। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये पहले पुराने टाइम पे अपने जेल में भी सुना होगा, जो हाथ से घुमाने वाली स्थिति होती है ना, हाथ से घुमाते जिस चीज को, वो चक्की होती थी। लेकिन उस टाइम पे अबतल चक्कियां होती थी। ठीक है, कैसी चक्कियां होती थी? अबतल चक्कियां होती थी। जैसे संख्या में मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के प्रयुक्त एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूल रूप से कठोर या कंकरीले या अग्निज या बलुआ पत्थरों से बनाई जाती थी। यानी जो अबतल चक्कियां होती थी ये क्या, किससे, कैसे बनाई जाती थी? या तो ये स्थूल रूप से कठोर होती थी, या कंकरीले, या अग्निज, या हम कह सकते हैं बलुआ पत्थरों से इन चक्कियों का निर्माण किया जाता था, जिनसे क्या कर सकते थे? जिनसे ये अनाज को आसानी से पीस सकते थे। ठीक है,
दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली। कितने प्रकार की बताई बेटा? दो। अभी मैंने अब तक बताई थी आपको, यहाँ पे दो प्रकार की मुख्य रूप से चक्कियां मिली हैं। एक वे जिन पर एक दूसरे के ऊपर एक छोटा पत्थर होता था, यानी एक के ऊपर एक छोटा पत्थर लगाया जाता था, ठीक है। सालन, सालन जानते हो? सालन बेटा होता है, सालन का दूसरा नाम होता है तरी, यानी ग्रेवी वाली सब्जी जो बनती थी ये उसमें बनाई जाती थी, ठीक है। यानी इन चक्कियों का जो इस्तेमाल किया जाता था, जो उपयोग किया जाता था, सालन या तरी बनाने के लिए किया जाता था, या कह सकते हैं कि हम लोग जड़ी बूटियां या मसालों को कूटने के लिए भी इन चक्कियों का इस्तेमाल करते थे, कि मसालों को कूटना है, जड़ी बूटियों को कूटना है, सालन बनाना है, तो इन चक्कियों का इस्तेमाल हम कर सकते थे, ठीक है। तथा इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिक द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। यानी जो पहली प्रकार की चक्की मैंने बता दिया आपको मिश्रण वगैरह करने के लिए, अनाज वगैरह पीसने के लिए, लेकिन जो दूसरे प्रकार की चक्की का हम जो दूसरा नाम रखते हैं सालन पत्थर के नाम से जानते हैं, या सालन चक्की के नाम से जानते हैं, जो श्रमिकों ने इसका नाम दिया था।